ऑल राइट, लिखो, हेडिंग लिखो, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। उसके अंदर में पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मतलब हमारे चैप्टर का नाम है। आज का हेडिंग वैसे ये नहीं है, आज का हेडिंग तो कुछ और ही होगा। चैप्टर का नाम क्या है हमारा अभी के लिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बुक में आपको ये चैप्टर मिलेगा बाय द नेम ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखवा आप लोग, सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके अंदर में हम आज बिगिन कर रहे हैं बाय द टॉपिक सीक्वेंस, बाय द टॉपिक सीक्वेंस। क्लियर है? 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, और कुछ कॉपी वॉपी मत करना जब तक मैं बोलूं नहीं, बस देखते रहना। मैं ना ऐसे ही फालतू का 4-5 टर्म लिखूंगा, ठीक है, और आपको अगला 2 टर्म मेरे को बताना, खुद की तरफ से सोच के कोशिश करके। ठीक है, सो पहला लिस्ट आसान सा लेते हैं, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। नहीं, इतना जल्दी नहीं, टाइम लो, सोचो क्या है, जल्दबाजी किस बात का है? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया क्लास 10 का, पहले 11 पढ़ रहे हो। 3 6 9 12 डैश डैश डैश। 3 नंबर पे 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश। 4 नंबर पे 2 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है, आओ इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। सब लोग अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज में बताना मेरे को कि फर्स्ट वाले में क्या फिल कर सकते। बी लाउड, क्लियर, डिस्ट्रैक्टेड मत रहना। बस आपसी बातचीत आपका हमेशा नुकसान करेगा। फुल कंसंट्रेशन से बोर्ड की तरफ देखो और आंसर बताओ। बोलो पहला आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, 12 और 40। फिर 3 3 से बढ़ रहा है ये, तो 15 18 21। इसका 36 49 64। इसका 9 होना चाहिए कि 11 होना चाहिए? 9 की 11। कुछ लोगों को 9 लग रहा है, लेकिन सही जवाब है 11। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। आया समझ? अब आप ध्यान से सुनो, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। यह एक और लिस्ट में लिख रहा हूं, आप प्लीज मेरे को बताना कि इसमें क्या होना चाहिए। 2 21 39 -2 240 डैश डैश एक और डैश। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? नॉनसेंस। आया बात समझ? अब देखो, इस चीज को हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है वो समझने का ट्राई करो कि इफ यू कैन सी अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, ठीक है, सच दैट कि कुछ टर्म्स को देख के आगे बाकी क्या आएगा उसका प्रेडिक्शन आप उस रूल को समझ के खुद से कर पाओ। यहां आपने रूल क्या देखा कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 2 से बढ़ रहा है, और उस रूल को जब आप पकड़ लिए, उस रूल को जब आप समझ लिए, तो फट से आपसे मुंह से क्या निकला कि 8 के बाद क्या आएगा 10। फिर आपके मुंह से क्या निकला कि 10 के बाद क्या आएगा 12। फिर आपके मुंह से क्या निकला कि 12 के बाद क्या आएगा 14। एंड क्यों ऐसा आप कर पाए? क्योंकि आपको वो रूल समझ में आ गया। फिर जब आप इस कलेक्शन को देख रहे थे, आपको फिर रूल समझ में आ गया कि अच्छा 3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 3 से बढ़ रहा है, तो फट से आपने बोला कि सर 12 के बाद में 15 लिख दो, 15 के बाद में 18 लिख दो, 18 के बाद में 21 लिख दो। इसको जब देखा तो एक बार थोड़ा दिमाग घुमा होगा, लेकिन फिर आप पकड़ लिए होगे कि अच्छा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 5 का, तो अगला 6 का होना चाहिए, उसके बाद 7 का होना चाहिए, उसके बाद 8 का होना चाहिए। लास्ट वाले में थोड़ा तो कंफ्यूज हुए आप लोग, 7 का बहुत लोग 9 भी बता रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में शायद आपको ये बात समझ में आ गया कि ये प्राइम नंबर्स लिखा हुआ। पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, 3 के बाद वाला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद वाला प्राइम नंबर 7, 7 के बाद वाला प्राइम नंबर 11, 11 के बाद वाला 13, 13 के बाद वाला 17। आया बात समझ? तो एनी सच कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, वो रूल हो सकता है कि कई बार क्लैरिफाई करके बताया हुआ भी रह सकता है, और कई बार हो सकता है कि वो रूल आपको बताया हुआ नहीं रहेगा, ऐसी हवा में कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको खुद समझना है कि व्हाट रूल इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि इफ देयर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर व्हिच इज रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, देन दैट कलेक्शन इज नोन एज सीक्वेंस। और सीक्वेंस का खास बात यह है कि वंस यू आर एबल टू क्रैक दैट रूल,
आगे क्या आएगा ना, ये आप खुद से बता सकते हो, इसके लिए आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं। आया बात समझ? लेकिन फिर दूसरा कलेक्शन दुनिया में एग्जिस्ट करता है ऐसा नॉनसेंस कि ऐसे ही ऊट पटांग कहीं से भी कुछ भी उठा के लिखा हुआ है, तो इसके आगे का प्रेडिक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इज द वर्ड सीक्वेंस क्लियर? क्या है सीक्वेंस बताओ? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, बोलो मेरे साथ, कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। आया बात समझ? चलो लिखो, लिखो, इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉर्म, it is a collection of numbers formed according to some definite rule, according to some definite rule, according to some definite rule, full stop। इसके जो बाद वाला लाइन है ना, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से यहां देखो, ये सारा चीज क्लास 10 में हम लोग पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूं एक बार। जैसे ये एक सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले पोजीशन पर आएगा ना, उसको आप चाहो तो T1 बोल सकते हो, उसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, A1 बोल सकते हो। जो इसमें 3 नंबर पे आएगा उसको क्या बोलोगे, T3 या फिर A3। 2 नंबर पे आएगा उसको क्या बोलोगे, T2 या फिर A2, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। पहले वाले के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि A4 का वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे, 8। दूसरे वाले में A4 का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 12। तीसरे वाले में A5 का वैल्यू क्या है, वेरी गुड। चौथे वाले में A3 का वैल्यू क्या है, A4 का वैल्यू क्या है, A7 का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, A7 पूछ रहा था 70। आया बात समझ? A7 मतलब 7वां टर्म, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ? तो ये जो है T1 या A1, ये जनरल नोटेशन है टू रिप्रेजेंट अ टर्म सिटिंग एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। फर्स्ट के पोजीशन पर जो बैठेगा उसको हम इन जनरल बोलेंगे T1 या फिर A1। सेकंड के पोजीशन पर जो बैठेगा उसको जनरली बोलेंगे T2 या फिर A2। थर्ड पे जो भी कोई बैठेगा उसको बोलेंगे T3 या फिर A3। और ये जो नोटेशन है ये सबके लिए सेम रहता है। इसमें भी T1 मतलब 3 हो जाएगा, इसमें भी T1 मतलब 1 हो जाएगा, इसमें भी T1 मतलब 2 हो जाएगा। T1 का इन जनरल एक मतलब है कि पहले पोजीशन में आपके सीक्वेंस के फर्स्ट पोजीशन में जो भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इन जनरल यू कैन रिप्रेजेंट दैट बाय T1। आया बात समझ? तो T1 का नोटेशन हर जगह सेम रहता है, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में T1 का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। आया बात समझ? T2 का नोटेशन हमेशा सेम रहेगा। T2 मतलब मेरे सीक्वेंस में आने वाला 2 नंबर का टर्म। T3 मतलब मेरे सीक्वेंस में आने वाला 3 नंबर का टर्म। T4 मतलब मेरे सीक्वेंस में आने वाला 4 नंबर का टर्म। और ये नोटेशन हमेशा सेम रहेगा, लेकिन सीक्वेंस आफ्टर सीक्वेंस इनका जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर? लिखो, the entries of the sequence are represented by T1, T2, T3, Tn, full stop। आगे लिखो, here T1, T2, T3, Tn are the first, second, third, first, second, third, और लास्ट में क्या लिखा है हमने, Tn। ये कौन सा टर्म होता था, nth, and nth terms of the sequence, and nth term of the sequence। ठीक है, आया समझ? आओ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, पढ़ो इसको। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो 2 1 1/2 1/4। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां से यहां कैसे गए,
यहां से यहां कैसे गए और फिर यहां से यहां कैसे आए, और अगर तीनों में सेम रूल फॉलो करके आ रहे हो तो वही रूल फॉलो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बताओ मेरे को फर्स्ट से सेकंड कैसे गए होंगे? डिवाइड बाई 2 या इंटू हाफ या -1 की क्या? देखो दोनों बात हो सकता है, या तो आप बोलो कि डिवाइड बाई 2 और या फिर आप कह दो कि इंटू हाफ, दोनों का मतलब तो एक ही है। आया बात समझ? तो 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर से 1 को फर्दर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हाफ, हाफ को फर्दर हाफ से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो हमको पता चला कि भैया आगे बढ़ने के लिए जीवन में हाफ से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। आया बात समझ? अब आप बताओ कि अगला टर्म क्या होना चाहिए? 1/4 इंटू हाफ 1/8, 1/8 इंटू हाफ 1/16, 1/16 इंटू हाफ 1/32, 1/32 इंटू हाफ, और जितना चाहे उतना टर्म हम निकाल सकते हैं। अगला कितना मांग रहा है हमसे? एक ही मांग रहा था, बताओ। कोई बात, लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल लिखना, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप बस लिख लो, ये वाला लाइन लिख लो आप, 2, 1, हाफ, 1/4, 1/8, 1/8। ठीक है, डन मेरे ख्याल में सबका। चलो आगे, अगला टर्म इसमें बताना। पहले जो सीक्वेंस है ना वो लिखवा दो मेरे को, 2, 8, 32, 128। 2 से 8 जाने के लिए क्या कर सकते हो? कुछ ऐसा करना जो आपको 8 से 32 पहुंचने में भी मदद करे। इंटू क्या बोल रहे हैं? इंटू 4, इंटू 4, इंटू 4, इंटू 4। लग तो रहा है कि सबको सेट कर देगा ही। तो मुझे पता चला कि आगे बढ़ने के लिए इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है? इंटू 4। तो करो 128 इंटू 4, 512। बहुत बढ़िया, इसमें भी नेक्स्ट टर्म ही पूछा है तो वी विल स्टॉप हियर। 512 डन, लिख लो इसको भी, और सिर्फ सॉल्यूशन लिखते जाना, पीडीएफ क्वेश्चंस का मैं दे दूंगा आप लोग। सो 2, 8, 32, 128, 512। ठीक है, चले आगे। अगला सोचो आप लोग क्या हो सकता है? क्या 3³ 4³ क्या बोल रहे हो? देखो सही सोचा आपने, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। तो अगला क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब, और जिसका वैल्यू कितना होता है? 125। तो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 125। डन? नहीं लिखो, फटाफट लिखो। चले आगे चले। ओके, ये समझाने से पहले मुझे कुछ और दिखाना होगा। एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, आप आने वाले टर्म्स के बारे में बताना। पहचानी गए होगे? क्या बोल रहे हो? 45, 46, 47 क्या बोल रहे हो? 25, फिर 26 नहीं 36, और फिर आया बात समझ? अब आप ध्यान से सुनना, सीक्वेंस का डेफिनेशन एक बार मुझे फिर रिमाइंड कराओ क्या था? ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर जो किसी ना किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया हो। अब कभी कभी क्या होता है कि वो जो रूल है ना, उस रूल को आप इक्वेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसे, जैसे Tn इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, इस सिचुएशन। ठीक है, Tn इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, जहां n रिप्रेजेंट करेगा आपके टर्म का पोजीशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? पोजीशन। n क्या रिप्रेजेंट करेगा टर्म का? पोजीशन। अब पोजीशन कभी किसी का 0 हुआ है क्या? ऐसा सुना है कि मैंने फर्स्ट से भी अच्छा किया, मैं 0 पोजीशन पे आया हूं? सोचो कितना मजेदार बात होगा, है ना? कभी फर्स्ट से पीछे आता है पोजीशन अपना कि नहीं आता? फर्स्ट एकदम ऊपर रहता है, फर्स्ट के बाद क्या आता है? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे रैंक 1.5 मिला है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो रैंक आपका क्या क्या हो सकता है, या पोजीशन आपका क्या क्या हो सकता है? 1, फिर क्या हो सकता है? बोलो जोर से बोलो। फिर 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 फिर, और ये कहानी चलता जाएगा। है बात समझ? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन 99% ऑफ द केसेस यू विल फाइंड
कि you will have a sequence. Sequence will be written according to definite rule and you will find कि that rule can be converted into a equation जिसमें आप पोजीशन बिठाओ और आपको पोजीशन का नंबर मिल जाएगा। मान लो कि इसमें मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए n के जगह पर 1 बिठाता हूं, क्योंकि n ऐसे भी इसमें किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? n रिप्रेजेंट करेगा भाई पोजीशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन को। तो अगर मेरे को पहले पोजीशन का नंबर चाहिए तो मैं n के जगह पर क्या बिठाऊंगा? 1। अगर मेरे को दूसरे नंबर का पोजीशन चाहिए या दूसरे पोजीशन का नंबर चाहिए तो मैं n के जगह क्या बिठाऊंगा? 2। अगर मुझे तीसरे पोजीशन का नंबर चाहिए तो n के जगह क्या रखूंगा? 3। एंड यू विल फाइंड कि सारा का सारा बहुत बढ़िया से क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे कि अगर आप n के जगह 1 बिठाओगे तो रूल कहता है कि 1 का स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 1। फिर सपोज करो कि आप n के जगह अगर 2 बिठाते हो तो रूल कहता है कि 2 का स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 4। अगर आप n के जगह 3 बिठाते हो तो रूल बोलता है कि भैया 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 9। अगर n के जगह 4 बिठाते हैं तो रूल कहता है कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16। एंड यू विल सी कि सारा टर्म मस्त निकलता जा रहा है। ठीक है, तो अब आपके साथ बदमाशी हो सकता है, बोले कि तुम इतना होशियार हो रहा है, बताओ तो T100 क्या होगा? आप बोलेंगे कौन सा बड़ा बात है, 100 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, चौथे पे थोड़ा स्माइली बना सकते हैं। ये आंसर आ गया हम लोग। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ ठीक है, एक लाइन में कह देता हूं, जिन जिन सीक्वेंस के रूल को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाओगे वो सारे को भविष्य में हम पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। लेकिन ऐसा भी कुछ कुछ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है दुनिया में जिसके रूल को आप इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, आप उसके लिए कोई ऐसा इक्वेशन लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम जस्ट सीक्वेंस बोलेंगे, दे आर नॉट प्रोग्रेशन। आया बात समझ? क्लियर मेरे ख्याल में? अब मैं इतना नौटंकी आपके सामने में क्यों कर रहा था? मैं ये इसलिए कर रहा था ताकि आपको ये चीज का विश्वास हो जाए कि सीक्वेंस का मतलब क्या है? रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया नंबर। क्या है सीक्वेंस का मतलब? रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया नंबर। कभी कभी उस रूल को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी कभी हम उस रूल को इक्वेशन के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन अगर कोई हमको दिखा दे तो हम पूरा का पूरा सीक्वेंस खुद से निकाल सकते हैं। कैसे? n को पोजीशन मान के एक बार 1 बिठाएंगे तो फर्स्ट वाला नंबर मिलेगा, एक बार 2 बिठाएंगे तो सेकंड वाला नंबर मिलेगा, 3 बिठाएंगे तो थर्ड वाला मिलेगा, 4 बिठाएंगे फोर्थ वाला मिलेगा। कोई अगर स्पेसिफिक डिमांड हो, कोई स्पेसिफिक चॉइस हो, कोई फरमाइश हो कि नहीं मेरे को 100 वाला टर्म चाहिए तो आप 100 बिठा दो, मेरे को 1000 वाला टर्म चाहिए 1000 बिठा दो, मेरे को 420 वाला टर्म चाहिए तो 420 बिठा दो। जो बिठाओगे उसका टर्म मिल जाएगा। क्लियर है पूरा? पक्का? इसका कुछ लिखा नहीं रहा हूं, इस आइडिया को दिमाग में रखना। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। करोगे खुद से ट्राई? करो, मैं रुकता हूं 2 मिनट। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में सबका अटेम्प्ट हो गया होगा। आओ जल्दी से मेरे को बताओ तो पहला टर्म क्या है आप लोग का? 1 डाला तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 मेरे विचार में 7 हो जाएगा। 2 डालोगे तो क्या होगा? 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया 4, 4 4 16 और 16 और 3 19। वेरी गुड। 3 नंबर पे क्या आएगा बताओ? 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया 9, 9 4 36, 36 और 3 39, 39। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर 16, 16 4 64 प्लस 3 67। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, इसको ट्राई करो। चलो बताओ तो जल्दी से क्या आंसर लिखे हो। पहला 2 की 1 नहीं होता है? श्योर? ठीक है, सही कह रहे हो। 2 फिर बस 11, 4 ही 2 चाहिए यार, ज्यादा जोश में हो, ज्यादा आंसर बता रहे हो। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको देखो, वैसे लगाना तो नहीं चाहिए लेकिन फैसिलिटी तो यूज कर ही लेते हैं। करिए। अब देखते हैं इसमें प्रीवियस क्वेश्चन से अलग क्या था। देखो, इसमें पूछा कि पहला 4 टर्म बताओ, इसमें पूछा कि पहला 4 टर्म बताओ। इसमें कोई 4 टर्म नहीं पूछ रहा है आपसे स्पेसिफिकली A5 पूछ रहा है और आपसे A7 पूछ रहा है। A5 का मतलब हुआ 5वें पोजीशन पे आने वाला टर्म और A7 का मतलब हुआ 7वें पोजीशन पे आने वाला टर्म। और टर्म का जो रूल है, जो डेफिनेशन है, वो ऐसा दिया हुआ है आपको। तो आपको क्या करना है, देखो A5 के लिए n की जगह 5 बिठाओगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। राइट में क्या हो जाएगा बताओ?
5 का स्क्वायर अपॉन में 2 टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 25 अपॉन में 32। एक पार्ट ये हो गया, ये 7 क्या हो जाएगा बताओ, बोलो बोलो। अच्छा मैं 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 लिख लेता हूं, फिर क्या आएगा 49/128। चलेगा, क्लियर सबको? नेक्स्ट करो ट्राई, आओ डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको चाहिए A1, उसके लिए हो जाएगा 1 बिठाओगे 1 - 1 2 - 1 और 3 + 1, ये हो जाएगा 0। सेकेंड वाले के लिए A2, इसमें आ जाएगा 2 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 3 + 2, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल में 0। और थर्ड वाला है सिंपल सा A20, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 20 - 1 और बोलो 2 - 20 और बोलो 3 + n, तो आंसर में 19 इंटू -18 इंटू अच्छा 23, ठीक है। और ये छोटा सा मल्टीप्लीकेशन करने पे शायद आंसर माइनस कितना 7866 आता, ठीक है। सबका आ गया, क्लियर है ना पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम, आराम से सोच के करो क्या होगा आंसर। अभी ध्यान से सुनना, इसके पहले का जो क्वेश्चन था ना वो कुछ ऐसा है कि घर पहुंचते हो आप, कुछ खाना बना है और आप कुछ कर नहीं सकते, जो बना है वही खाना हो। कहने का मतलब वट एवर इज द रूल दैट इज सेम फॉर एवरीबडी। A1 निकालना है तो भी वही रूल होगा, A2 निकालना है वो भी तभी भी वही रूल होगा, A20 निकालना है तो भी वही रूल होगा। ये जो क्वेश्चन है ये दवाई खाने जैसा है, ये घर का खाना खाने जैसा है, जो बना है सबको वही मिलेगा। कोई भी टर्म निकालना हो सेम रूल फॉलो होगा। ये वाला मेडिसिन खाने जैसा है कि माथा दुखेगा तो लाल वाला खाना, ठीक है, और पेट दुखेगा तो पीला वाला खाना। अब यदि मान लो कि उल्टा कर दिए तो हो गया गड़बड़। आया बात समझ? अब मैं क्या मीन कर रहा हूं वो समझो थोड़ा सा। देखो ये कह रहा है कि जब भी इवन नंबर का an निकालना है, प्लीज ध्यान से सुनना, जब भी इवन नंबर का an निकालना है तब ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। और जब भी ऑड नंबर का an निकालना है तो ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी। आया बात समझ? प्रीवियस क्वेश्चन तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं आ रहा था, इट वाज लाइक वट एवर इज द रूल इज सेम फॉर एवरीवन। आपको A1 निकालना है, फॉलो द रूल, A2 निकालना है, फॉलो द रूल, A20 निकालना है, फॉलो द रूल। इस बार भी फॉलो द रूल ही करेंगे, लेकिन रूल में ही कंडीशन है कि यदि माथा दुखे तो ये वाला लो और पेट दुखे तो ये वाला लो। आया बात समझ? इवन नंबर का कुछ भी निकालना है तो फर्स्ट रूल को फॉलो करना है, और ऑड नंबर का कुछ भी निकालना है तो किसको फॉलो करना है? सेकंड रूल को। इज इट क्लियर? 100%, 10%, 20%, कितना? 99%। आओ 100 खत्म करते हैं, 1000% हो गया, वेरी गुड। यहां देखो 13th टर्म निकालना है तो मतलब क्या निकालना है बताओ, ठीक है ना। और 13 ऑड नंबर की इवन नंबर, तो फर्स्ट रूल की सेकंड रूल, सेकंड रूल, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो जोर से क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 169 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 170। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट निकालना है 14th टर्म, तो ये क्या चाहिए मेरे को A14। 14 देखने में कैसा है? इवन, ठीक है। तो इवन के लिए कौन सा रूल? फर्स्ट वाला, क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 196। आया समझ कि नहीं आया समझ? ये डिफरेंस था इसके अंदर, ठीक है। देखो ठीक है थोड़ा सांस लो सिग्मा सिग्मा मैं समझाऊंगा कहां से है। अभी आज के क्लास में ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, टाइम हो ही गया, मतलब क्वेश्चन हो गया है, टाइम तो है ही बाकी अपने पास, 2 ही क्वेश्चन और करना है अपने को, ठीक है। यहां तक सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनना। सिग्मा नोटेशन का इस चैप्टर में बहुत महत्व है, ठीक है। और ये नोटेशन वर्क कैसे करता है उस चीज को थोड़ा समझेंगे। ये लगाया जा सकता है कांस्टेंट पे भी और वेरिएबल पे भी। किस पे बताओ? और वेरिएबल। एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, पक्का ना, कोई परेशानी नहीं, श्योर हो? ओके, एक बार मैं दिखाता हूं कि जब ये वेरिएबल पे लगता है तो ये कैसे बिहेव करता है। तो देखो मान लो कि r लिखा हो, r एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैं मन में मान के चलता हूं इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम 1 to 3, 1 से लेके 3 तक वेरी करेगा। तो इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल मतलब ये होता है
कि जो भी आपके एक्सप्रेशन है जिसपे सिग्मा लगाया हुआ है उसमें जो भी आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू एक बार आप 1 चूज करो और एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखो। तो r इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 1 के बाद क्या नंबर आता है 2, वो 2 डालो r के जगह पे तो क्या वैल्यू हो जाएगा 2। फिर क्या आता है 3, वो 3 डालो r के जगह पे तो क्या वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, और इसका आंसर ढूंढ लो कितना आ जाएगा 6। आया समझ? और दिखाता हूं, टेंशन मत, टाइम लेके देखेंगे आराम से। सिग्मा लेट से कि r स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस टाइम आई विल चूज अगेन कि लेट से r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो द एक्सप्रेशन इज r का स्क्वायर, वेरिएबल इज r एंड द वैल्यू ऑफ r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 4। तो आपको 1 से लेके 4 तक एक एक बार r की जगह पे बिठाना है। इस एक्सप्रेशन का जो बिहेवियर है उसको नोट डाउन करना है और सारे नोटेड डाउन नंबर्स को क्या करना है ऐड। तो बोलो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बोलो जोर से बोलो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 20 और अरे हड़बड़ा गया 16, 20, 10 कितना हो जाएगा 30। नहीं आया समझ? कभी कभी थोड़ा ऐसा भी हो सकता है और फैंसी हो सकता है ये देखने में। सिग्मा 2r plus 1, r varies from let's say 3 to 9, कुछ भी हो सकता है। बोलो क्या होगा 3 डालोगे तो 2 3 6 प्लस 1 तो यहां लिख लो 7, फिर 4 तो 2 4 8, 8 प्लस 1 9, फिर 11, फिर कहां रुकना है चेक कर लो, 9 डाल के क्या आ रहा है 2 9 से 18 प्लस 1 19, तो 19 पे जाके रुकना है मेरे को। तो 15 फिर 17 और फिर 19, इसको जोड़ना तो हमको आता ही है, जोड़ देते हैं आप। 7 और 9 16, 16 11 27, 27 13 40, 40 15 55, 55 17 72, 72 और 19 91 है 91। गलत बोल रहा हूं क्या? 72 और 19 91, मेरे ख्याल में सही बोल रहा हूं 90। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? इस तरीके से सिग्मा बिहेव करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, देखो मतलब आज तो वैसा सिचुएशन नहीं देखेंगे हम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि सिग्मा लगा हुआ है जस्ट ए कांस्टेंट नंबर 7 पे और बोला हुआ कि r वेरीज फ्रॉम 1 to 3, लेकिन एक्सप्रेशन में r है ही नहीं, तो दुख करने की कोई बात नहीं, ठीक है। r इक्वल्स टू 1 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 7, r इक्वल्स टू 2 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 7, r इक्वल्स टू 3 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा फिर से 7। बस ये है कि 3 बार वैरी कराना था बोल के 3 बार जोड़ेंगे और क्या आ जाएगा 21। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर? ये क्लियर नहीं है कोई बात नहीं। यहां देखो मान लो कि सिग्मा लगाया हुआ है आपके फेवरेट नंबर किस पे 7 तो ले लिया, 9 ले लो, ठीक है, एंड लेट से बोला हुआ कि r वेरीज फ्रॉम 1 to 4। सोचना थोड़ा ध्यान से। अब अगर आपके पास में जो चीज 3 से लेके 9 वेरी कर रहा है वो आपके एक्सप्रेशन में भी प्रेजेंट है ना, तो इसका जो अलग अलग वैल्यू है वो आप एक्सप्रेशन में बिठाओगे और हर बार एक्सप्रेशन का कुछ आंसर आएगा और उसी आंसर को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है पहले, और लास्ट में आए हुए सारे आंसर को क्या करना है आपको सम अप करना। क्लियर? लेकिन सपोज करो कि वेरी कर रहा है r फ्रॉम 1 to 4, लेकिन एक्सप्रेशन में मानो कि r है ही नहीं, एक्सप्रेशन में मानो कि r है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि व्हेन यू चूज r इक्वल्स टू 1 द एक्सप्रेशन विल स्टिल रिमेन टू बी 9। व्हेन यू चूज r इक्वल्स टू 2 एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इट विल स्टिल बी हाउ मच 9। और r आपका कहां से कहां तक जा रहा है 4 बार जा रहा है, तो 1 पे 9 आया, 2 पे 9 आया, 3 पे भी क्या आएगा 9 और 4 पे भी क्या आएगा 9 और 4 बार 9 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 36। ये आंसर है आपका। सो दिस इज द वे हाउ सिग्मा बिहेव्स। इज इट क्लियर या नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का? चलूं आगे चलूं। एक और घटिया बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिग्मा r बोल के छोड़ दे, लिमिट बताना भूल गया वो कि लिमिट क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हम मान के चलेंगे कि लिमिट स्टार्ट कहां से होगा। देखो पहला पोजीशन तो 1 ही हो सकता, और सिंस एंड पॉइंट नहीं बताया हुआ है तो हम इसको रैंडम छोड़ देंगे n पे। कहां छोड़ देंगे बताओ n पे। इफ नथिंग इज गिवन तो वी विल काउंट दैट इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब अगर ऐसा कहीं पे दे रखा है
तो आप उसको सोचिए कि वो ऐसा लिखा हो। इफ द लिमिट्स आर नॉट मेंशन्ड तो यू आर सपोज टू स्टार्ट द लिमिट एट 1 एंड एंड द लिमिट एट n। स्टार्ट द लिमिट एट 1 एंड द लिमिट एट n। अगर कुछ नहीं बोला है तो नहीं, आंसर कुछ नहीं मिले, बस एक्सप्रेशन खोल के छोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको अगर खोलना चाहूं तो क्या होगा बताओ, बोलो जोर से बोलो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 n, छोड़ देंगे। अब पता ही नहीं है कहां खत्म हो रहा, तो वैल्यू कैसे बताऊंगा, ठीक है। इज इट ओके? अब इसको देखो और एक बार खुद से कोशिश कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूं। चलो करते हैं, डिस्कस करते हैं, आओ। देखो इसमें आप r की जगह क्या फील कर पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है, k। r की जगह क्या है, k। जोर से बोलो, r की जगह क्या है, k। और k का वैल्यू कहां से कहां वेरी कराना है, 1 से लेके n। तो आप बिगिन करोगे ऐसे कि एक बार k को रखोगे 1, जब k को रखोगे 1 तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, नहीं 2 मत बोलो, नुकसान होगा उससे, 1² + 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले में k रखोगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2² + 1। नेक्स्ट वाले में 3² + 1, एंड दिस इज द पैटर्न विच वी आर सपोज टू फॉलो, राइट। और यहां क्या हो जाएगा बताओ, n² + 1, चलेगा। अब सारे पहले पार्ट को जोड़ दो, या चाहते हो तो खोल लो, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा ये वाला बताओ, 2। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आएगा, n² + 1। देखो यहां तक तो मैं माइंड नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अब जोश में आके इसको मत जोड़ देना, क्योंकि फिर फंस जाओगे, क्योंकि लास्ट वाले का तो आपको वैल्यू पता ही नहीं है। आए बात समझ, इनको जोड़ दिया तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 15 17 17 प्लस डॉट 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 n² + 1। ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप आंसर को ऐसे छोड़ दो। कितने लोग का ये आ गया था, हाथ रेज करो, वेरी गुड। जिनका नहीं आया था अगले बार आ जाना चाहिए, ठीक है, इजी है बहुत, चलेगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें मैं एक तारा दे देता हूं, देखो ध्यान से देखो, जब भी मतलब पिछले बार क्या था कि समेट के दिया हुआ था, आपको तोड़ के बताना था, पर इसमें तोड़ के दिया हुआ आपको समेट के बताना है। तो समेटने का काम आपको जब भी दिया जाए तो आप हर हमेशा फोकस करो लास्ट टर्म पे, इस पे फोकस करो, यही आपका सूत्रधार है, यही आपको बताएगा कि आंसर कैसे आएगा। और उस लास्ट वाले टर्म में जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां आप k इमेजिन कर लो, k बाई k + 1, ठीक है। और आप मस्त यहां सिग्मा लगा के यहां लिख दो k = 1 to n, हो गया। चेक करके देखो एक बार, 1 डालोगे तो क्या आएगा, ऊपर भी 1 नीचे 1 + 1 हाफ, ठीक है। 2 डालोगे तो ऊपर क्या आएगा 2, नीचे कितना आएगा 3। 3 डालोगे तो ऊपर कितना आएगा 3, नीचे कितना आएगा 4, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। आया बात समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। तो यही इसका आंसर, ठीक है। इसके साथ में इसका सारा क्वेश्चन एक बार के लिए खत्म, ठीक है।